जूलॉजी वाले सिलेबस में आपको अब इसके बाद केवल एक चैप्टर और पढ़ना होगा, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन दोनों इंक्लूडेड होगा। तो हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, अगर हम मोटा मोटी देखें तो ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। स्पीड को मेंटेन करते हुए काम को कंप्लीट करेंगे ताकि आज आपको आराम से चैन से सोने का मौका मिले। आज और कल आपके पास, आज की रात और कल का दिन बस आपके पास पड़ा हुआ है। परसों रात में, कल रात में तो पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो नहीं आती, आपका पता नहीं। 5 तारीख को महासमर महासंग्राम की तैयारी चल रही है, और महासमर जब महासंग्राम होता है, घर में जब इतना बड़ा फंक्शन हो रहा हो, जब इतने बड़े त्योहार की बारी हो, तो नींद कहाँ आती है, नींद किसे आती है। अब इस आंख को नींद तो तब आएगी जब नीट का एग्जाम दे करके, पेपर दे करके आप खिले हुए चेहरों के साथ बाहर निकलोगे और कुछ यहाँ से गेन करके बाहर निकलोगे कि यहाँ जो आज पढ़ाया जा रहा है या कल रात में जो हमने मेहनत करी, आपने मेहनत करी, हमसे तो ज्यादा आपने मेहनत करी बेटा, तो सैल्यूट है, सलाम है आपके इस जज्बे को, सलाम है आपके इस कमिटमेंट को, सलाम है आपके इस पढ़ाई को लेकर के जो कमिटमेंट आपने किया, इस जिद को सलाम है बेटा। बस अब इसका आउटकम आने की बारी है कि कोशिश करते हैं कि आप अपने 360 वाला जो बायो वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं बेस्ट से बेस्ट कोशिश करें कि 360 में 360 लेकर के आएं। मैक्सिमम बच्चे जो यहां बैठे हैं वो अपने क्वेश्चन को सही करें, और स्पीड बिल्कुल सही है, आपको पढ़ाई बिल्कुल सही लग रही है, आपके कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार बच्चों फटाक से आग लगा दें। तो शुरुआत की जाए हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की शुरुआत कर ली जाए पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ। एक बार इंटरनेट पे अपने दिल की बारिश कर दे। लूज मोशन हो रहा है बेटा तो कुछ हल्का लीजिए, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ना कीजिए, और हो सके तो लौकी की सब्जी खाइए, आराम कीजिए, और कोई दवा ले लीजिए, अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिए। इस समय लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, ये बिल्कुल आपको रिकमेंडेड है। धूप में मत जाइए, एग्जामिनेशन जाने के लिए भी आप अपने टाइम से 2 घंटे पहले निकलिएगा। जिस दिन नीट का एग्जाम देने जाइएगा उस दिन 2 घंटे पहले जाइएगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके आराम से सेटल हो जाइएगा। भागा भागी में नहीं कि कुछ ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसे छूट गया, वैसे छूट गया, कपड़ा ही पहनना भूल गए और पहुंच गए सेंटर पे, ऐसा ना कीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा, लव यू। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बिड़ू है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। स्टूडेंट्स ना हो तो टीचर की लाइफ क्या ही है यार। चलो शुरू करते हैं। HHD हाई डेफिनेशन के बारे में बात होने जा रही है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात होने जा रही है। फटाफट से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आगे की कहानी को शुरुआत करके इसको भी कंप्लीट। अरे टेंशन मत लो बेटा, एकदम टेंशन लो। वो कह रहा है कि हगीज लगा लो। लूज मोशन का दवाई है, हगीज लगा के जाओ। अरे यार हद करते हो तुम। ट्रेन में जा रहे थे वाला जोक याद आ गया, लेकिन क्या ही सुना, तुम लोग तो सुने ही होगे। अरे दीदी हगीज है क्या? कहते नहीं, सिर्फ मोती से। अरे यार तुम लोग ऐसे जोक करते हो, गंदी बात बेटा, ऐसा नहीं करते। चलो चलो आगे चलते हैं। ऐसी ऐसी बात ये लिखते हैं, मजा ला देते हैं कभी कभी। इतने सीरियस, मतलब आप सीरियस रह ही नहीं सकते चाह के भी, इतने इनके कमेंट्स इतने जबरदस्त होते हैं ना। हाँ, टेक रेस्ट, थैंक यू सो मच बेटा, प्यास तो लगी थी मुझे। बच्चा कह रहा है टेक रेस्ट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा जी। लव यू मेरा बच्चा, मेरा बाबू है तो। HIV undergoes replication and produce progeny in which blood corpuscle, कौन सी ब्लड कार्पसल के अंदर HIV मजे लेती है, HIV अपने जिंदगी की एकदम बेहतरीन रातें गुजारती है। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है? हेल्पर टी सेल से बड़ा प्रेम होता है इन्हें। HIV को मैक्रोफेजेस से बहुत प्रेम होता है, हेल्पर टी सेल से बहुत प्रेम होता है, डेंड्रिटिक सेल्स से बहुत प्रेम होता है। तो आंसर बनाएंगे सी ऑप्शन,
टी हेल्पर सेल, TH सेल इन्हें कहते हैं, CD4 सेल्स भी कह सकते हो। अब आई है हीरोइन, अब आई है हीरोइन। हीरोइन का सवाल है और आपको पता होगा हीरोइन जो होती है 3 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। किससे? मॉर्फिन से। डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं इसको। ये जो होती है डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है, ये क्या करती है? स्लो डाउन कर देती है बॉडी के फंक्शन को। मॉर्फिन जो होती है एज अ पेन किलर दी जाती है। कोकीन जो होती है कोका एल्कलॉइड है जो डोपामीन से इंटरफेयर करता है। और मारिजुआना ये इंटरफेयर करता है, अफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। तो A का 2 बनेगा, A का 2 बनेगा, 2 का 1 बनेगा, B का 1 बनेगा, C का D बनेगा और D का 3 बनेगा। तो आंसर बनाएंगे B फॉर बबलू, B फॉर बबलू, आंसर बनेगा बबलू। अगला साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं। साइटोकाइन बैरियर जो होता है मतलब ये ऐसा बैरियर है जो इंटरफेरॉन्स को हम साइटोकाइन बैरियर्स कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है, एंटीवायरल प्रोटीन्स कहते हैं इनको, इन्हें कहते हैं एंटीवायरल प्रोटीन, जो वायरस को मारती नहीं है लेकिन ये जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करती हैं, वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं। सेलुलर बैरियर की बात करें तो न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस आती है, फैगोसाइट्स होती हैं ये। और फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल मतलब केमिकल बैरियर्स होते हैं जो टीयर्स और सलाइवा, और फिजिकल बैरियर म्यूकस की कोटिंग होती है, ट्रैप करते हैं पार्टिकल्स को। तो आंसर बनेगा फटाफट से, आंसर बनेगा D का 1 होगा, D का 1 होगा, एक ही ऑप्शन बनता है। A का 2 होगा, B का 3 होगा, C का 4 होगा और आंसर बना लेंगे। A ऑप्शन होगा बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल रैपिड, बिल्कुल रैंडम। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज ओन सेल एज फॉरेन बॉडी, उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है वो एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें कह रहा है वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल, मतलब ये रॉन्ग हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर बनाएंगे D ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन, D होगा बिल्कुल सही। अगला सवाल कहता है when an infected female anopheles mosquito bites it releases gametocytes, नहीं ये स्पोरोजोएट रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? स्पोरोजोएट रिलीज करती है, जिसे इन्फेक्टिव स्टेज कहा जाता है, मतलब ये गलत हो गया, गंदी बात। The female anopheles mosquito takes up sporozoite of Plasmodium with blood meal। स्पोरोजोइट नहीं होती है भाई साहब, उल्टा कहानी लिखा हुआ है। फीमेल मस्कीटो टेक्स अप द स्पोरोजोइट, नहीं गैमेटोसाइट को उठाती है, ऑफ प्लाज्मोडियम विद द ब्लड मील, मतलब गैमेटोसाइट। तो दोनों ही गलत हो गए, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सी हो जाएगा आंसर, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे, आंसर हो जाएगा ABC ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। हाँ बोथ रॉन्ग, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये तो वह वाला है, ये तो छोड़ दो, कट कर दो। अगला सवाल पे चलो, सेम कॉपी है ये तो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जो बाहर से जन्म के पश्चात हम डेवलप करते हैं जब पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता है, और ये काफ़ी लंबा चलती है। तो कह रहे ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बॉडी के अंदर पैथोजेनिक एक्सपोजर को रिक्वायर करती है, बिना पैथोजेनिक एक्सपोजर के ये नहीं डेवलप होती। इसके डेवलप होने के लिए पैथोजन एक्सपोजर होना, मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कही जाती है। क्या कही जाती है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी कही जाती है। यहाँ नॉन स्पेसिफिक लिखा है, मतलब पहला ही केस रॉन्ग हो गया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात। एन एमनेशिया, अमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, एन एमनेशिया का मतलब होता है नो लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब इसके पास मेमोरी होती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स मेमोरी, यहाँ पे ABCD कॉमन सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, A ऑप्शन रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाने वाला, मिलान करने वाला, फाइलेरिया मतलब बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर बुचरेरिया मलाई जो मलाई भी खाती है, अमीबिएसिस अमीबाएसिस एंटमीबा, हिस्टो टिश्यू लाइटिका ब्रेकडाउन, इंटेस्टाइनल टिश्यू को डैमेज कर देती है, ब्रेकडाउन कर देती है। अमीबा की रिश्तेदार है जो एंटेरॉन, गट में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में, अपर पार्ट ऑफ द कोलोन में पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है। न्यूमोनिया जो होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। नीट में आया हुआ सवाल है 2021, यहाँ लिख लो बा, देखा ये लिख लो बा, यहाँ 2021 में आई क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, खाली PYQ है, देख लो। किया होगा आप लोगों ने पहले भी। ये रिंग वर्म जो होता है, ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन होता है, माइक्रोस्पोरम होता है, रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन, दाद खाज खुजली, रिंग वर्म रिंग गार्ड लगाएं और खुजली मिटाएं। जहां जहां गर्मी, जहां जहां स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जैसे उंगलियों के बीच में, टोज के बीच में, या फिर जेनाइटल एरियाज में, या फिर आर्म पिट्स में, जहां जहां पसीने होने की संभावनाएं और स्किन के घर्षण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, फ्रिक्शन की संभावनाएं, ऐसी जगहों पर ये खूब पनपते हैं। गर्मी इन्हें पसंद है, पसीना इन्हें पसंद है, तो हॉट कंडीशन या फिर मॉइस्ट कंडीशन इन्हें फेवर करता है और ये आराम से वहां रह लेते हैं। तो मैच द कॉलम में डी का क्यू हो जाता है, डी का क्यू हो जाता है, डी का क्यू हो जाता है, ए का आर हो जाता है, ए का आर हो जाता है, तो आंसर बना देते हैं ए ऑप्शन, ए आर बी एस सी पी एंड डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही मिलान है, टाइफाइड है बस चेंज कर दिया, सैल्मोनेला टाइफी है, न्यूमोनिया में आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मिल जाएगा, फाइलेरिएसिस में फिर से वही बुचरेरिया और मलेरिया यहाँ पे हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, तो आप ले ले, इसको आंसर कर ले। डी का पी आंसर, आई थिंक कुछ मिस मैचिंग हो रखी है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रखी है आंसर, आप इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। टाइफाइड का ए आर, बी का एस ठीक, सी का पी है और डी का क्यू है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, डी का क्यू है, आंसर ए बनाएंगे। A. Identify wrong statement with reference to immunity. When ready-made antibodies are directly given, called passive immunity. ठीक बात है, दे सकते हैं। Active immunity, quick and give full response. Quick नहीं हो, quick and give full response नहीं भाई, ये तो passive immunity का होता है। एक्टिव इम्यूनिटी को टाइम चाहिए, डेवलप करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, बॉडी उसके अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रांग बनाएगी, टाइम लेगा ये, है ना। फीटस रिसीव्स सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव, ये भी ठीक है। When exposed to antigen, antibodies are produced in the host's body called active immunity, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये सही, केवल एक ऑप्शन रॉन्ग है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो क्विक नहीं होती, याद रखेंगे, आंसर करेंगे बी ऑप्शन। बहुत बच्चे बी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। एमआर सर भी आ गए हैं, बच्चे बता रहे हैं, एमआर सर भी आ चुके हैं हमारे बीच में। नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस बेहतरीन बैच में, बायोलॉजी के बैच में, बायोलॉजी वाली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो लोग क्लास देख रहे हैं, हर किसी का स्वागत है, मास्टर और मास्टर के बच्चे भी, प्यारे प्यारे बच्चे। येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम, जो मदर मिल्क में पाए जाने वाला येलोइश फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA होता है खूब सारा कोलोस्ट्रम में, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। न्यूबॉर्न को याद रखेंगे, फीटस को नहीं, न्यूबॉर्न को। तो कह रहे सीक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज abundant antibodies to protect the infant. This is called what? This is called passive immunity. देखो ये सब चीज अगर कंसेप्ट क्लियर रहे आपका, ये सारी लाइनें एकदम रिकॉल हो जाती हो, तो इन सबको आपको ऑप्शन देखोगे फटाक से आंसर मिल जाएगा। ऊपर ही सोच लो पढ़ते समय कि क्या हो सकता है, ऑप्शन देखोगे 4 ऑप्शन है, एक एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो कि पूछना क्या चाह रहा था, बस आंसर यहाँ पे मार्क कर दो, डी ऑप्शन हो जाए। पहले से ही बनी हुई है जो मम्मी ने अपने मिल्क के थ्रू अपने न्यू बॉर्न बेबी को प्रोवाइड करा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो टी सेल्स प्रोवाइड करती हैं, टी सेल्स प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो CD4 सेल हो, टी हेल्पर सेल जिन्हें कहते हैं, या CD8 सेल होती हैं जिन्हें हम साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कह सकते हैं, किलर टी सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किलर टी सेल्स भी कह सकते हैं। तो आंसर बना लेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, हीरोइन 3 गुना ज्यादा ताकतवर है मॉर्फिन से, जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन कही जाती है। एसिटाइलेशन करके बनाई जाती है बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। इसे कहते ही हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या कहते हैं? डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। तो आंसर हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बन जाएगा। अगला सवाल, पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक। तो स्मैक जो होता है ये, इसे पुअर मैन से हेरोइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुअर मैन की हेरोइन कहते हैं। ये भी डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो कि लैटेक्स से ऑब्टेन की जाती है। लैटेक्स मतलब जब ओपियम पोस्ट को, जब आप उसको पोस्ट के अनराइप्ड कैप्सूल को इस्तेमाल करते हो तो उसमें व्हाइट कलर का जो फ्लूइड रिलीज होता है वही उसका लैटेक्स होता है। उसी लैटेक्स में पाया जाता है ये नशा, और उसी नशे का नाम है सस्ता सा नशा, और उसी सस्ते से नशे को कहते हैं स्मैक। क्या कहते हैं बेटा? सस्ते से नशे को कहते हैं स्मैक। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑटो इम्यून डिजीज। नीट में ऐसा सवाल जो एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिए फिर भी पूछा गया था, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन आप साइंटिस्ट हो, आप टैलेंटेड हो, आप एकदम बेहतरीन स्टूडेंट हो, आप तुरंत पहचान लोगे कि अल्जाइमर डिजीज तो सर ने कभी ना कभी बताया ही है। बायोटेक्नोलॉजी में भी ये नाम आता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट है, जहां पे ये जो है इंसान प्रोग्रेसिवली अपनी मेमोरी लॉस करने लगता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इसको डिस्कस करने की वैसे जरूरत नहीं है। बाकी सारे ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इनमें बहुत सारे और भी आपने पढ़ रखे हैं। मास्थेनिया ग्रेविस जो है ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऐसे बहुत सारे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक तरह का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब आपके पास मस्त बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दिमाग में आपके हमेशा आ जाने चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप फंसोगे नहीं, उलझोगे नहीं। बस याद करने वाले पॉइंट्स हैं कि ये भी ऑटो इम्यूनिटी में आते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक एनीमिया भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आते हैं। कहोगे तो लिख दूंगा, वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है, कोई नीड नहीं लग रही है। ठीक है, तो नाम आप याद कर लो, सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विटिलिगो, ग्रेव्स डिजीज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर आपने पढ़ा ही हुआ है, मास्थेनिया ग्रेविस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एक चाहो तो लिख सकते हो, और मतलब उससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ये नीट का आया हुआ सवाल है जो कि एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में आ गया था, तो ध्यान रखेंगे। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट 50% हमारे बॉडी का जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है वो अकेला माल्ट, म्यूकोसा से एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो होता है उसे कहते हैं, जो बॉडी के जहां जहां म्यूकोसा प्रेजेंट है वहां वहां आर्मी बैठा रखी है। बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्मी है सेल्स की, लिम्फोसाइट्स की, जो हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। पैथोजन चाहे किसी भी म्यूकोसल एंट्री में चला जाए, मतलब एंट्री गेट्स पे, जैसे बक्कल कैविटी, फूड के थ्रू पैथोजन आ जाए, रेस्पिरेटरी ट्यूब के थ्रू पैथोजन आ जाए, जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू पैथोजन आ जाए, एनल पोर के थ्रू पैथोजन आ जाए, ईयर कैनाल के थ्रू पैथोजन आ जाए, पैथोजन किसी भी नेचुरल ओपनिंग से आए, तो ये हमेशा मौजूद है बॉडी के हर उस रीजन में जहां जहां म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, वहां ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आंसर बनाएंगे ए ऑप्शन, विच फॉर्म्स 50% से ज्यादा या 50% अमाउंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। अगला सवाल, एड्स कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरस। भाई साहब मजाक हो गया, राइनो वायरस राइनाइटिस कॉज करता है, नेजल इन्फेक्शन कॉज करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब इन्फेक्शन कॉज करता है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। राइनो का मतलब नोज होता है, बस इतना याद कर लो, आपको याद रहेगा। लंग्स में इन्फेक्ट नहीं करता राइनो वायरस। तो एड्स राइनो वायरस से नहीं, रिट्रो वायरस से होता है।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स होता है, उसी को एलर्जी कहते हैं, यहाँ ऑटो इम्यूनिटी लिखा है, रॉन्ग है। एक्सेजरेटेड ओवर रेस्पॉन्स जिसे हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। मास्ट सेल और आईजीई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बोन मैरो एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाई ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या करता है ये, कह रहा है कि बोन मैरो एक्ट्स एज अ फिल्टर। बोन मैरो फिल्टर नहीं होती है, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करती है। कौन फिल्टर करता है, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, आपको याद रखना होगा। तो आंसर जो करेक्ट बनेगा हमारा पैथोजन स्पेसिफिसिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ओनली बी विल बी करेक्ट, ओनली बी विल बी करेक्ट। फिर वही क्वेश्चन, बस पैथोजन को आपको देखना है। अभी मैंने बताया था एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, तो यहाँ माइक्रोस्पोरम का नाम दे दिया है रिंगवर्म इन्फेक्शन में। रिंगवर्म इन्फेक्शन जिसे टाइनिया भी कहा जा सकता है, टाइनिया भी कहा जा सकता है। अब देखें, कह रहे एंटामीबा, अमीबाइसिस, वुचरेरिया, एलिफेंटाइसिस, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, मतलब कई बार घुमा घुमा करके पूछा गया, एक नाम बस चेंज कर रहा है, बाकी सब वही है। तो आप देखें प्लाज्मोडियम को हम रिलेट कर लेंगे, प्लाज्मोडियम को रिलेट कर लेंगे इधर मलेरिया से, तो ए का 4 बन जाएगा, ए का 4 बन जाएगा। फिर आता है वुचरेरिया का 3 बन जाएगा, वुचरेरिया का 3 बन जाएगा, एंटामीबा का 2 बन जाएगा, एंटामीबा का 2 बन जाएगा, और डी का 1 बन जाएगा। मतलब आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, अगला, ऐसी कौन सी डिजीज है जो खाली बैक्टीरिया कॉज करता है? क्या ही है, मतलब ये सवाल मजाक है आपके साथ। टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, मम्स, पैरामिक्सोवायरस, वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है। जेनाइटल हर्ब्स वायरस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरियल हो सकती है। कुछ वायरस भी फ्लू लाइक सिम्टम्स कॉज करते हैं, जिन्हें हम H1N1 आपने सुना ही होगा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना ही होगा, तो वो उसमें आ जाता है। बट फिर भी इन जनरल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हम इसमें रखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी भी बैक्टीरियल है, तो विब्रियो कॉलरी और टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज होती है, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल होती है। तो एक ही कॉम्बिनेशन है जो केवल बैक्टीरियल का है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल और केवल सी ऑप्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द कैंसर। कैंसर को लेकर के क्या गलती हुई है जरा देखते हैं। म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सिलरेट, कह रहे प्रोटो ऑन्कोजीन पहले इनएक्टिव था, म्यूटेट होकर के एक्टिव ऑन्कोजीन बन जाता है, तो ये बात तो ठीक लग रही है भाई साहब। नॉट ट्रू पूछा है, म्यूटेशन डिस्ट्रॉयज टीलोमरेज इनहिबिटर, म्यूटेशन टीलोमरेज इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये भी ठीक बात लग रही है, क्योंकि जब टीलोमरेज इनहिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो टीलोमरेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब टीलोमरेज एक्टिविटी बढ़ जाती है तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी ठीक लग रहा है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स सेल कंट्रोल, ये भी ठीक बात लग रही है, लेकिन म्यूटेशन इनहिबिट द टीलोमरेज प्रोडक्शन, याद रखेंगे सेल डिवीजन को टीलोमरेज प्रमोट करता है। टेलोमरेज जो होता है नॉर्मल सेल एक्टिविटी में डिक्रीज कर जाता है, लेकिन टीलोमरेज एक्टिविटी कैंसर के दौरान, मतलब कैंसर सेल्स में टीलोमरेज एक्टिविटी बहुत हाई होती है, जो प्रमोट करती है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को। तो इस बेसिस पे हम टीलोमरेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। टीलोमेयर्स जो होते हैं वो जो होते हैं क्रोमोसोम के एंड पे, टर्मिनल पे पाए जाते हैं, जो उम्र के साथ धीरे धीरे शॉर्ट होने लगते हैं। टीलोमरेज एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है, सेल डिवीजन का प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होने लगता है, लेकिन कैंसर के दौरान क्या होता है, वही सेल फिर से जवान हो जाती है। जो बुढ़ा रही थी सेल, जो ओल्ड हो रही थी, वो फिर से जवान हो जाती है, और उस जवानी में वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। बुढ़ापे में जवानी जब किसी के आ जाए तो वो जिस तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये कैंसर सेल भी बुढ़ापे में जवान हो जाती है और अनकंट्रोल्ड रैपिड ऐसा डिवीजन करती है कि बॉडी को बर्बाद करके रख देती है। इसी को कहते हैं हम, इसी को कहते हैं कैंसर। तो आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डी बनेगा। तो बस इतना याद रखेंगे, कैंसर में टीलोमरेज एक्टिविटी हाई रहती है।
द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों में डिजीज कॉज करे, जो प्लांट में भी डिजीज कॉज कर दे और एनिमल में भी डिजीज कॉज कर दे, वो कौन है? वो है वर्म। हेलमिंथ जो होते हैं, राउंड वर्म्स जो होते हैं, वो प्लांट में भी इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं और एनिमल्स में भी इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे द पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हेलमिंथीज। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब होता है बेटा? कम्युनिकेबल मतलब जो फैलाई जा सके एक इंसान से दूसरे इंसान में। द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, मतलब किसी एक से दूसरे में जा सकती है। द डिजीज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट, ये भी सही बात है, मतलब जो बर्थ से होगी वो होगी कौन सी? कॉन्जेनाइटल। रॉन्ग हो जाएगा तो केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। बायोलॉजिकल एजेंट जो कॉज करता है और एक से दूसरे में फैलाया जा सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2। प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, याद रखेंगे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है, प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, ये सभी लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है जिनको वो नोट कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम एक 2 पोषदीय परजीवी है, एक ऐसा पैरासाइट जो 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ह्यूमन इसका प्राइमरी होस्ट कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रिप्रोडक्शन के पॉइंट से अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बॉडी में केवल और केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है लिवर शाइजोगोनी और एक होती है एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ये दोनों का दोनों मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है? इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन वहीं अगर फीमेल एनोफिलीज की बात करते हैं तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो होती है उसमें ये दोनों स्टेजेस शो करता है, सेक्सुअल स्टेज भी होती है और असेक्सुअल स्टेज भी होती है। कौन सी स्टेज होती है? सेक्सुअल भी होती है और असेक्सुअल भी होती है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में आप देखेंगे ये दोनों फेजेस पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? ह्यूमन के WBC में नहीं होता, ह्यूमन के लिवर में होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में नहीं होता, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो नहीं होता। तो खाली एक आंसर बनेगा, ह्यूमन के लिवर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर शाइजोगोनी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल और केमिकल बैरियर्स को कहते हैं। जो हमारा फिजिकल बैरियर है, याद रखेंगे फिजिकल बैरियर और जो केमिकल बैरियर्स होते हैं वो दोनों के दोनों, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन होते हैं। सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो बनाती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। याद रखेंगे बी और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनता है। फिजिकल केमिकल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और लिम्फोसाइट बी और टी सेल जो होती है वो बनाती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन में पूछा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बना रहा है, तो स्किन और म्यूकस कोटिंग ये दोनों के दोनों फिजिकल बैरियर हैं, ये केमिकल बैरियर है, तो ये दोनों के दोनों मिलकर के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे। आंसर हमारा बनेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस। फर्स्ट लाइन मतलब जो पैथोजन के आने पे सबसे पहले एक्ट करता है या सबसे पहले जिनका एक्सपोजर पैथोजन से हो सकता है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह कि आपके देश में कोई बाहरी अगर घुसपैठिया घुसने की कोशिश कर रहा है तो BSF गेट पे खड़ी है उससे लड़ने के लिए, उसी को कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके बनी होती हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 2 हेवी और 2 लाइट चेन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये देखो, ये है हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन, मॉलिक्यूलर वेट हाई है, और ये है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन की बनी होती है और इसी प्रोटीन की बनी हुई चेन में एक एंड होता है N टर्मिनल और एक होता है C टर्मिनल। कल ही हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में कि पॉलीपेप्टाइड की चेन में प्राइमरी स्ट्रक्चर N और C टर्मिनल को एक्सप्लेन करता हुआ, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और इनके बीच में इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेजेस पाई जाती हैं, इनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस पाई जाती हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये पूरा यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चन पूछा है कि मेड अप ऑफ, तो आप बताएंगे 2, मतलब यहां फॉर्मूला लिख लें H2L2, 2 हेवी एंड 2 लाइट चेन, तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है।
4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स पाई जाती हैं, 2 हेवी एंड 2 लाइट चेन। तो आंसर बनाएंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चित्र पर आधारित। देखिए अब आप देख सकते हैं एक कार्टूनिस्ट ने बनाया इसे, मतलब ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, मतलब ये कार्टून स्टाइल केवल हमारे समझने के लिए। पॉलीपेप्टाइड चेन एक उलझी हुई चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस केवल समझने के लिए साइंटिस्ट ने आपको आसान बनाने के लिए ये बता दिया कि ये जो है, ये देखें, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट जिसे FAB फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहा जाता है। यहीं पे एंटीजन बाइंड करता है, यही वो स्थान है जिसके अंदर आकर के फिट होता है कोई ना कोई एंटीजन, फॉरेन बॉडी आकर के। ए वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइट चेन का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, और बी वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये हेवी चेन का दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा ABC के नाम को अगर हम लेवल करके देखें तो फटाफट से देख लेते हैं कौन है। ए को बोला है लाइट चेन, ठीक है, बी को बोला है हेवी चेन, और सी को बोला एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक लग रहा है, ए हो गया एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं, ए लॉन्ग चेन हो गई नहीं, ए एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन सही बना, आंसर हो गया ए ऑप्शन, ओनली ए विल बी करेक्ट। अगला सवाल है IgE एंटीबॉडी जो एलर्जीज में हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बस होने वाला 5 मिनट हो जाएगा खत्म, उसके बाद तो बॉटनी वाले पढ़ाएंगे खूब सारा। IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जीज में IgE एक्टिव हो जाती है जो मास्ट सेल को कहती है दीदी, मास्ट सेल को कहती है दीदी इस एलर्जन के खिलाफ रेस्पॉन्स करो, कुछ तो बनाओ। तो वो क्या करती है, हिस्टामिन बनाती है, बॉडी में एलर्जिक रेस्पॉन्स, एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स करती है, ओवर रेस्पॉन्स करती है, और इसी से बॉडी बर्बाद होने लगती है। इसे कहते हैं एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी। बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स मीडिएट इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं, टी सेल करती है, टी लिम्फोसाइट्स करती है। येलोइश फ्लूइड जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, अबंडेंट IgE नहीं होती, IgA होती है। और स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर और ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहा जाता है। तो स्प्लीन, फोर्थ ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही, 2 और 3 गलत। क्वेश्चन में पूछा है चूज द करेक्ट, तो 1 and 4 आर करेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट, कनेक्ट नहीं करेक्ट। तो आंसर बना लेंगे 1 and 4 करेक्ट। IgE प्रोड्यूस्ड इन एन एलर्जिक रिएक्शन, बीटा यूनियन, आंसर बना ले डी ऑप्शन, डी बन गया। टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक बात है। टी लिम्फोसाइट सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प इन बी सेल टू प्रोड्यूस देम। बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेंगे बहुत ही ज्यादा। टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट डायरेक्टली, कह रहे खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। तो आंसर बना लेंगे बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। जिन लोगों ने भी कर लिया है बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है ज्यादा एंड डी भी कर रहे हैं कुछ लोग यार। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, का है वे टी लिम्फोसाइट फॉर्म, टी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, सही है, सी ऑप्शन सही है बेटा, डी मत करो। डी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डी से डमरू बच जाएगा दिमाग का तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, सस्टेन्ड हाई फीवर, देखते ही समझ में आ जाएगा, NCERT में पढ़ाया था। बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ बाहर खाया था क्या? हाँ डॉक्टर साहब, रोज गोलगप्पे चाटते हैं। ठीक है, तो भूख तो टाइफाइड हो गया तुमको, टाइफाइड हो गया, सस्टेन्ड हाई फीवर हो रहा है, वीकनेस हो रही है भाई साहब, कमजोरी हो रही है, स्टमक में पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, टट्टी साफ नहीं हो रही है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अरे कब्ज कहते हैं, कब्ज, ओ कैसे बाहर निकलेगी भाई साहब? तो ऐसे में कब्ज हो जाता है, अच्छा खासा इंसान चलता फिरता अमिताभ बच्चन भी कुलभूषण खरबंदा बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसे भाई साहब। सिर में दर्द हो जाती है, थकान, कमजोरी, भूख न लगना, ये सारी चीजें जो हैं वो टाइफाइड का लक्षण है, टाइफाइड का लक्षण है। तो आंसर बनाएंगे बेटा ए, ये टाइफाइड का लक्षण है। इसको टेस्ट करने के लिए विडाल आंटी को बुलाया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। वाइडल टेस्ट जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड टेस्ट होता है, जो टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाइफाइड।
होए टाइम लैग बिटवीन HIV एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम। HIV हो जाए उसके बाद सिम्टम आएगा, उसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है कुछ साल भी लग जाए, few month to 5 to 10 years। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको अगर कुछ हुआ या किसी और को कुछ हुआ तो उसके बाद उसको कितने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहे हैं, सिम्टम आने में टाइम लग सकता है। तो आंसर बना सकते हैं। अब बहुत ही आसान एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और प्योर नीट बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे PYQs ही है इसमें, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमारी तैयारी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, कोई PYQ अगर रह भी गया होगा तो सर ने आज करा दिया है। इस कॉन्फिडेंस के साथ सोना है कि कहीं ऐसा ना हो कि PYQ रह गए थे हमारे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके PYQ रह गए थे, करा दिया सर ने। अब PYQ भी हो चुके हैं। क्लास तो वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, थियरी तो वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, PYQ बचे थे वो भी सर ने करा दिए। अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा है। कल मम्मी पापा से थोड़ी बातें करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लेंगे, गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, आज नहीं पूरे जीवन काम आने वाला है ये आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन बेहतरीन। आइडेंटिफाई द ऑप्शन नॉट अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इंटेस्टाइन में अपर पार्ट ऑफ द कोलन में इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन कह रहा है नाक भी बहने लगी। अरे भाई इंटेस्टाइन से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, म्यूकस बाहर निकल रहा है, तो समझ में आता है इंटेस्टाइन का फ्लूइड नाक से कैसे बाहर आ गया। ये तो वही बात हो गई ना, ये वही बात हो गई ना भाई साहब, कि तेरे प्यार में हम ऐसा रोए गालिब, तेरे प्यार में। पहले इरशाद लिखेंगे फिर शेर सुनाऊंगा, पहले इरशाद लिखेंगे फिर शेर सुनाऊंगा। बहुत जबरदस्त शेर आया, एकदम से निकल करके आया है, बिल्कुल समय हो चुका है इस शेर का। इस शेर का समय बहुत सारे लोगों को वर्षों से इंतजार था सबको इस शेर का, इसलिए फटाक से इरशाद लिखो। तो अगला शेर खटैक करता हूं, झटैक करता हूं। इरशाद लिखो, पहले इरशाद लिखो, इरशाद 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 भर दो चैट बॉक्स में इरशाद, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तेरे इश्क में हम ऐसे रोए गालिब, तेरी जुदाई में हम ऐसे रोए गालिब, तेरी जुदाई में हम ऐसे रोए गालिब कि आंसुओं ने रास्ता बदल दिया। तेरी जुदाई में हम ऐसा रोए गालिब, तेरी जुदाई में हम ऐसा रोए गालिब कि आंसुओं ने रास्ता बदल दिया। हमने कहा पेश आब कीजिए, पानी लेके आइए, पेश आब कीजिए, इन्होंने पेशाब कर दिया। हमने कहा पेश आब कीजिए, पेश का मतलब होता है प्रस्तुत कीजिए, आब का मतलब पानी होता है। हमने कहा पेश आब कीजिए, इन्होंने पेशाब कर दिया। बोले वाह 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 वाह, इतना खतरनाक शेर तो भाई साहब जिंदगी में नहीं सुना था। वही हो रहा है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि अगर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन हो जाए तो म्यूकस रिलीज हो सकता है स्टूल में। ये बैठने वाला स्टूल नहीं है, पॉटी वाला स्टूल है, फीकल मैटर को स्टूल कहा जाता है भाई साहब। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है, पॉटी निकलने में दिक्कत भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। लेकिन नाक काहे बह रही है बे? सर्दी हो रखा है, जुकाम हो रखा है, लेकिन तुमको एंटामीबा का इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और लेकर के आ गए हो तुम। वाह भाई साहब, क्या शायरी मारी है, खतरनाक शायरी मारी है। आंसर आ गया डी, बेहतरीन। हो अवॉइड कह रहे हैं, अगर रिंग वर्म को प्रिवेंट करना है, खुजली दाद खाज को, खुजली को प्रिवेंट करना है तो पहले कच्छे समझदारी से पहनिए, एक। दूसरा, गर्मी में पसीने से बचिए, ये भी बहुत जरूरी है। डर्मीकूल का इस्तेमाल करें, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ये ऐड नहीं है, ये ऐड नहीं है। समझदार बच्चे क्या करते हैं, इस समझदारी को इस्तेमाल करते हैं, फॉलो करते हैं। गर्मी में ये बहुत खुजलाहट, ये जो खुजलाहट होती है ना भाई साहब, बहुत दिक्कत करती है। तो रिंग वर्म इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइड शेयरिंग क्लॉथ्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड टॉवल। मतलब दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ कच्छा, टॉवल, रुमाल, कोई भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा साफ साफ कह रहा है, क्योंकि अगर कच्छा, टॉवल या कोई भी चीज आपने शेयर करी तो तुरंत आप तैयार हो जाइए, इस तरह की बीमारियां आसानी से फैलती हैं। अगला, वॉशिंग क्लॉथ इन हॉट वाटर विद फंजीसाइडल सोप एंड सस्पेक्टेड एक्सपोजर ऑफ रिंगवर्म। बिल्कुल सही बात ये भी कह रहा है, कपड़े धुल करके पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। अवॉइड बेयर फुटेड वॉकिंग, नंगे पांव घूमना छोड़ दे। देखो इसीलिए मैंने आज मोजे पहना हूं, मैं आज मैं कल मैं जूते पहन करके नंगे पांव घूम रहा था, लेकिन आज मैंने मोजे पहने हुए, क्योंकि आज का चैप्टर इंपॉर्टेंट था। देखो मैंने मोजे पहने हुए हैं। तो बेयर फुटेड ना घूमे, नंगे पांव ना घूमे, जैसे गांव में लोग घूमने चले जाते, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन, सॉइल में फंगस के स्पोर्स पाए जाते हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है बेटा जी। और ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
हैं बुढ़ापे में नंगे पांव पढ़ाना पड़ रहा है बेटा जी, ध्यान रखें। Which of the following statement correct with respect to immunity? Pre-formed antibody need to be injected to treat the bite of viper snake. Pre-formed antibody need to inject to treat the bite of viper. अगर रसेल्स वाइपर पिट वाइपर ने काट लिया है तो कह रहे हैं पहले से बनी हुई एंटीबॉडी है, उसको कहते हैं क्या, एंटीवेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीवेनिन कहते हैं, जो कि पैसिव इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाई टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती ही नहीं है, बकवास कर रहा है, ये गलत बात कह रहा है, गंदी बात कह रहा है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स each of which have 4 लाइट चेन, नहीं H2L2 बोला है मैंने, 4 चेन होती है जिसमें 2 हेवी 2 लाइट चेन होती है। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट बोला, मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट्स का रोल होता है ये, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, खाली एक सही हुआ। आंसर बनेगा ए ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन। चलो भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी के लिए क्या करेक्ट है? भाई सेम क्वेश्चन है, बार बार एक ही क्वेश्चन, क्यों बार बार फ्लैश हो रहा है भाई साहब? आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए मतलब कहना चाह रहा है वाइपर के लिए तैयार हो जाए, ये खुदा का इशारा है, ये ऊपर वाले का इशारा है। वो कहना चाहते हैं कि बार बार देख करके जाओ, क्या पता इसी में से सवाल आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ है इनको पढ़ डाले, ये ऊपर वाले का इशारा है भाई साहब। मतलब मैं इसको मानता हूं, ऊपर वाले ने हमको इशारा किया है, पढ़ लो इसको, क्या पता इससे कोई क्वेश्चन मिल जाए, और मिल गया तो भाई साहब ऊपर वाले को धन्यवाद करेंगे। चलो आगे चलते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नहीं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसा काम नहीं करते। ये वो जगह है जहां पे प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद ट्रेनिंग की जाती है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जहां पे ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की। यहाँ आर्मी वालों को यहाँ पे लड़वाई नहीं की जाती है, आतंकवादियों से नहीं लड़वाया जाता। आतंकवादियों से लड़ाई कहाँ होती है? वहाँ होती है जहाँ पे इनकी पोस्टिंग हो जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे। तो एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्सेज। अब देखो देयर में कहानी फंसा दिया गया है। अब देयर ये प्राइमरी लिम्फोइड को कह रहा है, तब तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा ये लिम्फ नोड के रेफरेंस में हम समझते हैं इसको, क्या कह रहा है पूरा स्टेटमेंट समझे। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट विच इज प्रेजेंट देयर, मतलब लिम्फ नोड में, एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब ये सही हो गया। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये काम प्राइमरी का नहीं, ये सेकेंडरी का होता है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। आंसर बी होगा, बी फॉर बाबा, बी फॉर संजू बाबा। अगला सवाल है, HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है? सबको पता है, बच्चे को पता है, बूढ़े को पता है, जवान बच्चा हो या जवान कोई भी हो सबको पता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से होता है, शेयरिंग ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल से होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू उसके बेबी को हो सकता है। मतलब ये चारों मोड हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, बॉडी टू बॉडी सेक्सुअल कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट। वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से उसके बच्चे को हो सकता है, और पार एंटरल ट्रांसमिशन हो सकता है, मतलब ब्लड के थ्रू एंट्री हो सकती है, इंजेक्शन, सिरिंज, कंटामिनेटेड चीज़ों से भी हो सकती है। तो इस तरीके से HIV का ट्रांसमिशन इन 3 मेथड से बहुत कॉमन है। और वो लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर या थैलेसीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है, उनमें भी होने का खतरा ज़्यादा होता है। जो लोग ड्रग्स में हेरोइन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी इस तरह का खतरा है, या HIV के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे बेहतरीन बन जाते हैं। 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बनाएंगे डॉक्टर डी। ये देखो अगला सवाल, फ्लो चार्ट दिया है, डिस्क्राइब करता है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, मतलब HIV के मैकेनिज्म पे क्वेश्चन सीधा दाग दिया है, सीधा क्वेश्चन दाग दिया है HIV के मैकेनिज्म पे। कह रहा है ऑब्जर्व द एंड फिल करें। वायरस इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल, मान लो हम इसको HIV लिख लें और HIV एक रेट्रोवायरस है, कोई बात नहीं हम यही लिख लेते हैं।
कह रहे हैं वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, आरएनए इंट्रोड्यूस करा, उसका जीनोमिक मटेरियल उसने इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होगा वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, वायरस का सबसे पहले उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो था उस वायरस का वो कन्वर्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सी डीएनए में, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ वायरस, वायरल डीएनए बन जाएगा जो डबल स्ट्रैंडेड। याद रखेंगे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, फिर बनता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे सी डीएनए बनाने में मदद करता है। इसे आरएनए गाइडेड पॉलीमरेज कहा जाता है, याद रखेंगे। आरएनए गाइडेड डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं इसको, आरएनए बेस्ड डीएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्या करता है ये, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, और इसके बाद ये होस्ट जीनोम के साथ अपने डीएनए को इंसर्ट कर देता है और न्यू वायरल कॉपीज बननी शुरू हो जाती है। वायरल कॉपीज या वायरल आरएनए का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की अपनी खुद की जीनोमिक कंडीशन को कहा जाता है। तो आप देखेंगे ए रिट्रोवायरस है, ठीक बात है, बी वायरल डीएनए है जो कि बी वायरल डीएनए प्रोड्यूस्ड है और न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट सेल। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, पहला ट्रांसक्रिप्टेज रॉन्ग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ए रॉन्ग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ए रॉन्ग, मतलब पहले ही हमने निकाल लिया आंसर कि ये काम तो रिवर्स, ये जो वायरस का काम है सबसे पहले रिट्रोवायरस की एंट्री होगी, उसके बाद ही सारा खेला होगा। तो आंसर ए विल बी करेक्ट ओनली, खाली ए करेक्ट होगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये देखें चित्र पर आधारित एक और सवाल चैप्टर से, ड्रग भी नहीं छूटना चाहिए, ड्रग्स भी नहीं छूटना चाहिए। तो एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम के हिसाब से हम इसको मॉर्फिन कह सकते हैं, मॉर्फिन कह सकते हैं, जो पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होने वाला एक ऐसा पेन किलर है जिसे एज अ पेन किलर दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिनकी सर्जरी हुई है। और दूसरा कैनाबिनॉइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं, कैनाबिस सटाइवा जिसे कहते हैं, कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल में आप पढ़ते हो तो आपके पास होगा, उसने पढ़ा भी होगा आपने, marijuana, marijuana, हशीश, हशीश, हशीश बताया था मैंने आपको। मारिया ने आशीष को 4 लपड़ लगा के गंजा कर दिया। क्या कर दिया? गंजा कर दिया। क्या कर दिया बेटा? गंजा कर दिया। मारिया ने आशीष को 4 लपड़ लगा के गंजा किया। तो इस कहानी को याद कर सकते हो, ये 4 के चारों कैनाबिनॉइड्स हैं। मारिया मतलब मारिजुआना, आशीष मतलब हशीश, 4 मतलब चरस, और गंजा कर दिया मतलब गंजा मतलब गांजा। तो ये हो जाएंगे आपके 2 ऑप्शन, एक है मॉर्फिन और एक है कैनाबिनॉइड। आंसर हो गया डॉक्टर बी, बी फॉर बॉल। आंसर हो गया बी फॉर बॉल। और इसी के साथ हो जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और एवोल्यूशन का खात्मा।